जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी का नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पाचन तंत्र। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसमें कि पाचन क्या होता है। तो भोजन के जो जटिल अणु होते हैं जिनको हम ग्रहण करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जटिल अणु। इन जड़ों इन जटिल अणुओं को एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम क्या होता है, एक प्रकार का रसायन होता है, केमिकल होता है। इसकी उपस्थिति में जटिल अणुओं को किस में कन्वर्ट करना होता है हमको, सरल अणु में, जिससे वो पचने के लायक हो जाते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं, पाचन कहते हैं। तो पाचन एक ऐसी अभिक्रिया है, उपापचयन अभिक्रिया। और ये जो मैंने यहाँ बताया हुआ है कि किसी जटिल अणु का सरल अणु में टूटना, यही क्या कहलाता है, हमारा उपापचयन कहलाता है। दूसरा है, यह एक भौतिक रसायन अभिक्रिया है। इसका मतलब क्या है कि जब हम भोजन को पचाते हैं तो सबसे पहले हमें उसे मुंह में रखकर तोड़ना होता है, चबाना होता है। तो चबाने की प्रक्रिया कहलाती है भौतिक। और जब एंजाइम इसे क्या करते हैं, पचाने का काम करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, रसायन। तो दोनों मिलके क्या कहलाता है, भौतिक रसायन अभिक्रिया। तो ये दो नाम लिखे हैं मैंने, एक उपापचयन और दूसरा आपका भौतिक रसायन। ये दोनों ही अभिक्रियाएं किस में आती हैं, हमारी पाचन में आती हैं। ठीक है। अगला है इसमें कि भोजन के अवयवों में जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है टोटल, तो वह कितने होते हैं, 7। जो कि इस प्रकार है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल और रेसे। तो इन 7 पोषक तत्वों में से हमारा जो शरीर है, हमारा जो पाचन का पूरा तंत्र है, वह केवल इन 3 तत्वों का ही क्या करता है, पाचन करता है। क्योंकि इन 3 तत्वों के जो अणु होते हैं उनकी जो संरचना होती है, कैसी होती है, जटिल संरचना होती है। और इसी को हमें काय में तोड़ना होता है, सरल में। इसलिए केवल इन 3 पोषक तत्वों का ही पाचन होता है। शेष 4 तत्वों का पाचन नहीं किया जाता, क्योंकि इनके अणु पहले से ही कैसे होते हैं, सरल संरचना वाले होते हैं। इसलिए इनका पाचन नहीं होता है। इनका हमेशा क्या होता है, अवशोषण होता है। कहाँ पर होता है, अवशोषण होता है। और ये कहाँ होगा, हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे जब आप जल को पीते हैं तो उसको पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा आप उसको पी जाते हैं। इसलिए इसका क्या होता है, अवशोषण। एक बात और इसमें आप जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हमारे पूरे के पूरे पाचन तंत्र में जिस स्थान पर पूरे पच जाएंगे तो उसी घटना को हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण पाचन, कंप्लीट डाइजेशन। और ये क्रिया कहाँ पर होती है, हमारी इलियम में। संपूर्ण पाचन की क्रिया कहाँ होती है, इलियम में। ठीक है। या आप इसको कह सकते हैं छोटी आंत का एक भाग होता है, सबसे आखिरी वाला, वहाँ पर ये क्रिया क्या होती है, हमारी पूर्ण होती है। पाचन तंत्र का वह भाग जहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का एक साथ पाचन होता है उसे कहते हैं संपूर्ण पाचन। और ये क्रिया होती है छोटी आंत में। आगे है, इन चारों का अवशोषण कहाँ होता है, तो ये घटना होती है कहाँ पर, बड़ी वाली आंत में। कहाँ होती है, बड़ी आंत के अंदर। तो इस बात को आप इसमें याद रखिए, इनका काम छोटी आंत में होता है तो इनका कहाँ होता है, बड़ी आंत में। आगे है पाचन तंत्र के चरण। सामान्यतः इसमें 2 चरणों में इसको पूरा किया जाता है। पहला होता है आहार नाल और दूसरा होता है पाचन ग्रंथियां। ये 4 लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है। आहार नाल क्या होता है, हमारा जो मुख गुहा होता है, मुख गुहा मतलब मुंह वाला हिस्सा। तो मुख गुहा से लेके कहाँ तक का हिस्सा, एनस तक का हिस्सा, जिसे आप बोलते हैं गुदा द्वार। गुदा द्वार, वहां तक की जो टोटल लंबाई होती है, जो पूरे हिस्से होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। और इसकी जो कुल लंबाई होती है वह कितनी होती है, 32 फीट के बराबर। यदि इसको मीटर में निकालेंगे आप तो लगभग 6 या 9 मीटर के समथिंग ये वैल्यू आती है। तो इस बात को आप याद रखना कि आहार नाल क्या होती है। और इसी आहार नाल में पूरे पाचन तंत्र क्या होते हैं, एकत्रित रहते हैं। मुंह से लेकर गुदा द्वार तक का पूरा जो भाग होता है उसी को हम आहार नाल कहते हैं। लंबाई इसकी 32 फीट होती है। अब इस आहार नाल में बीच बीच के जो अंग होते हैं, जो कि जैसे जैसे हम आगे इसमें पढ़ेंगे डायग्राम की हेल्प से, तो उनमें कुछ विशेष प्रकार की पाचन क्या होती हैं, ग्रंथियां होती हैं। और इन ग्रंथियों से
विशेष प्रकार का केमिकल निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। सबसे पहले ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ऊपर, इसको आप कहते हैं मुख गुहा। क्या नाम होता है इसका? मुख गुहा, जिससे हम भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं। और मुख गुहा के अंदर ही दांत होते हैं हमारे, और हमारी जीभ होती है जो कि भोजन को पचाने में सहायता करती है। और इसी वाले हिस्से में यहाँ पर क्या होती है, मुंह में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है लार ग्रंथि। क्या नाम होता है इसका? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि का ही एक और नाम होता है लाला ग्रंथि। तो इस बात को आप इसमें याद रखिए। इसके बाद भोजन क्या होता है, ये मुंह से यहाँ से भोजन कहाँ जाता है, फिर पेट की तरफ जाता है। तो इतनी इतनी जो यहाँ पे लंबाई है, इसको बोलते हैं अपन ग्रास नली, जिसे अपन बोलते हैं दूसरी भाषा में भोजन की नली। भोजन की नली, इसका काम क्या होता है, यहाँ पर जो मुंह में भोजन रखा है उसको इसकी सहायता से कहाँ पहुँचाया जाता है, स्टमक में, जिसे अपन क्या बोलते हैं, उदर। इसके बाद भोजन कहाँ आता है, पेट में। इसे कहते हैं हम आमाशय। आमाशय का ही दूसरा नाम होता है उदर या पेट। इसके बाद पेट में यदि हम बात करें तो पेट के सबसे नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर एक ग्रंथि होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, और इससे एक रस निकलता है जिसे हम बोलते हैं जठर रस। उसके बाद जब भोजन यहाँ से छोटी आंत में प्रवेश करेगा, ये जो बीच में ऐसे में बना रखा है मैंने कर्व करके, इस पूरे हिस्से को बोलते हैं हम कौन सी आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें भोजन आने से पहले ये कुछ ग्रंथियां हैं, ये अपना यहाँ पे काम करती हैं। तो ये ग्रंथि का नाम लिखेंगे आप यकृत, जिसे आप पढ़ते हैं लीवर, यकृत ग्रंथि। उसके बाद जो ये गोल गोल कर्व में आप देख रहे हैं, इसको आप क्या कहेंगे, पित्ताशय ग्रंथि। ये पित्त की थैली होती है जो कि हरे रंग का स्त्रावण करती है, पित्ताशय ग्रंथि, जो कि भोजन को अम्लीय से क्षारीय में परिवर्तित करती है। इसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बीच में, ये जो डॉट करके मैंने लिखा है इसको, इसका नाम होता है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। तो जब भोजन पेट से छोटी आंत में पहुंचता है तो उस स्थिति में अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और पित्ताशय ग्रंथि तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट करती हैं। पहले तो यही करती हैं, फिर उसके बाद ये काम करता है, और अंत में कौन सा काम करता है, अग्नाशय ग्रंथि। ये वाला हिस्सा हो गया हमारा कौन सा, छोटी आंत वाला। उसके बाद इसमें से भोजन ऐसे ऐसे करते क्या होता है, पचते हुए सबसे लास्ट वाले हिस्से में यहाँ पे एक ग्रंथि होती है जिसको आप बोलते हैं आंत्रीय ग्रंथि, आंत्रीय ग्रंथि। उसके बाद भोजन पहुंचता है कहाँ पर, हमारी बड़ी वाली आंत में। जो बाहर आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं ये वाला, इसको आप कहते हैं बड़ी आंत। और यहीं पे क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कई बार, पाचन तंत्र के दौरान जल का अवशोषण कौन करेगा, तो आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। ठीक है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं बाहर ऐसे कर्व बना हुआ, इसको बोलते हैं अपन परिशेषिका। इंग्लिश से आप इसको समझ सकते हैं आसानी से, इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, इसके बाद ये वाला हिस्सा जो ऊपर जा रहे हैं आप, ये इधर यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये यहाँ से नीचे आ रहा है ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है आपका, बड़ी आंत कहलाता है। बड़ी आंत के सबसे नीचे वाले हिस्से में क्या होता है हमारा, थोड़ा इसको मैं ऊपर करके समझा देता हूँ आपको। बड़ी आंत के नीचे वाले हिस्से में इसको बोलते हैं अपन रेक्टम, जिसे आप बोलते हैं मलाशय। क्या पढ़ते हैं, मलाशय। यहाँ पे मल क्या होता है, एकत्रित होता है, और कुछ समय पश्चात जब यहाँ पे उसकी इच्छा बढ़ जाती है, मतलब इसका स्टोरेज बढ़ जाता है, तो इसको शरीर से बाहर त्यागना होता है। नीचे वाला हिस्सा जो होता है इसको बोलते हैं गुदा द्वार, गुदा द्वार, जहाँ से क्या करते हैं हम, जो भी हमारे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से हम उत्सर्जित करते हैं। तो ऊपर जो मुख गुहा थी वहाँ से लेके यहाँ तक टोटल का टोटल क्या कहलाता है हमारा, आहार नाल। तो ये इसका एक डायग्राम है जिसके माध्यम से हमने जाना कि पाचन के तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और उनमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे मुख्य बिंदु के बारे में। अभी हमने डायग्राम के माध्यम से समझा, अब हम इसमें मुख्य बिंदु पढ़ेंगे। सबसे पहला बिंदु है आहार नाल, जिसे हम पीछे पढ़ के आए थे। तो आहार नाल की जो लंबाई होती है कुल कितने फिट होती है, 32 फिट। जैसे हम कह सकते हैं लगभग, यदि आप इसको चेंज करेंगे मीटर में तो ये वैल्यू कितनी आती है, 6 से 9 मीटर औसतन होती है। ठीक है,
और पाचन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं टोटल कम, तो वो सब कहाँ होती हैं, हमारी आहार नाल में ही कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा और सबसे क्रियाशील भाग होता है, जिसमें कि पूरी क्रियाएं क्या होती हैं, पाचन की पूर्ण होती हैं। दूसरा है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि कहाँ पर उपस्थित होती है, तो आंसर क्या होगा, मुख्य गुहा में। मुख्य गुहा को क्या बोलते हैं, मुंह वाला हिस्सा। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं कि मानव के शरीर में कुल कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं, तो कितनी होती हैं, 3 जोड़ी, एक दाएं वाले हिस्से में और एक बाएं वाले हिस्से में। 3 जोड़ी होती हैं, एक जोड़े में होती हैं 2 ग्रंथियां, तो कुल संख्या में कितनी हो जाएंगी, ये 6। यदि प्रश्न पूछे आपसे कि लार ग्रंथियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आंसर होगा 6। और लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती हैं पेयर में, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। अब इस लार ग्रंथि का काम क्या होता है, ये एक तरह के लार का स्त्रावण करती है, जो कि पानी जैसा ही होता है। जब लार का स्त्रावण होता है तो उसकी जो मात्रा होती है प्रतिदिन, लार के स्त्रावण की मात्रा जो होती है एक दिन में लगभग 1/2 लीटर होती है। यदि ये मात्रा आपसे पूछी जाती है तो आप इसको याद रखिए कि एक दिन में, ये लिखेंगे पर डे, कितना लार का स्त्रावण होता है, तो लगभग कितना होता है, 1.5 लीटर समथिंग। ठीक है, अब लार का स्त्रावण होना शुरू हो गया है, तो लार में होता क्या है, लगभग 99% क्या मिला होता है, पानी, सभी ने देखा है। और 1% क्या होते हैं, इनमें एंजाइम छिपे होते हैं, और यही वो एंजाइम होते हैं जो एक तरह के रासायनिक पदार्थ की तरह काम करते हैं और भोजन के जटिल अणुओं को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम है हमारे भोजन के लिए महत्वपूर्ण। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि पाचन तंत्र में भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में कौन तोड़ता है, एंजाइम या हार्मोन, तो आंसर क्या होगा, एंजाइम, क्योंकि एंजाइम ही वह रासायनिक पदार्थ होता है जो भोजन को तोड़ देता है। अगला है लार की प्रकृति कैसी होती है, तो लार सामान्यतः कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति का मतलब है इसका जो पीएच मान होता है स्केल पर, वह 7 से कैसा होता है, कम होता है। यदि किसी भी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो उसे हम अम्लीय कहते हैं। यदि 7 के बराबर है तो उसे उदासीन कहते हैं, और 7 से ज़्यादा होता है तो उसे हम क्षारीय कहते हैं। पीएच स्केल पर 0 से लेके 14 तक उसकी जो रेंज होती है उनके अंकों को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे लार का अम्लीय, लार का प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय, और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.8 के बराबर होता है। आगे है इसी में, लार से कितने टाइप के एंजाइम निकलते हैं, तो लार से मुख्यतः 3 प्रकार के एंजाइमों का क्या होता है, स्त्रावण होता है। एंजाइम फिर से क्या हो गए, हमारे केमिकल। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, जितने भी प्रकार के जीवाणु होते हैं उनको मारने का काम करता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है जीवाणुनाशी। जीवाणु को आप एक अन्य भाषा में कह सकते हैं, इंग्लिश में बैक्टीरिया। तो भोजन जो आप खा रहे हैं, यदि उस भोजन में थोड़े बहुत वे जीवाणु के कण हैं जो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये जो लार में से ये एंजाइम निकलता है, ये इन बैक्टीरिया या जीवाणुओं को वहीं पे नष्ट कर देता है। अगला है टाइलिन नाम का एंजाइम। टाइलिन ये क्या काम करता है, जो स्टार्च होता है उसको पचा देता है। स्टार्च एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट, और इसको पचाने का काम कौन करता है, टाइलिन करता है। अगला है म्यूकस। तो म्यूकस का काम क्या करता है, ये भोजन को चिपचिपा बनाता है, जिससे कि हम भोजन को आसानी से निगल सकें। यदि भोजन को आसानी से निगलेंगे नहीं तो वो हमारे गले की जो भोजन की नली है उसमें अटक जाएगा, और उसमें हमें क्या होगा, वहाँ पे दर्द शुरू होगा। ऐसा कई बार होता भी है हमारे साथ, जब हम सूखी सब्जी खाते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है, भोजन की नली में भोजन कहीं ना कहीं बीच में अटक जाता है, तो पानी पीने के बाद में वो रास्ता जो होता है भोजन की नली का साफ हो जाता है। तो ये एंजाइम क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। तो इस तरह आप इस बात को याद रख सकते हैं कि लार केवल और केवल स्टार्च का पाचन करती है, बस। स्टार्च को ही आप क्या कह सकते हैं, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि शुरुआत में मैंने बताया था आपको कि 3 तरह के पोषक तत्वों का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और तीसरा क्या होता है, वसा। तो इसमें से कार्बोहाइड्रेट का मैंने यहाँ पहले वाले सेक्शन में करा दिया है। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते। तीसरा बिंदु है ग्रास नली। ग्रास नली का ही एक और नाम क्या होता है, भोजन की नली। इस नली की कुल लंबाई कितनी होती है,
तो जब हम इसकी कुल लंबाई के बारे में बात करते हैं तो ये कितनी होती है, 9 से 10 इंच होती है। इसी को यदि आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यह वैल्यू और करके लिखेंगे लगभग 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो ये कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये हमारे मुख गुहा से, मुख गुहा मतलब माउथ, मुंह से कहाँ तक, भोजन को क्या करती है, आमाशय तक। मतलब ये कहाँ से शुरू हो जाती है, मुंह से, और ख़त्म कहाँ होती है, हमारे पेट के पास। तो मुंह में जो भोजन रखा है उस भोजन को यदि हमें पेट में पहुंचाना है तो उसके बीच में जो नली लगी है उसी का नाम क्या होता है, ग्रास नली होती है। इसकी लंबाई इतनी होती है और इस वाले हिस्से में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, इस बात का याद रखना आप। ये आईएमपी पॉइंट है, क्योंकि पूरा हमने स्टार्टिंग से पढ़ा इसको कि पूरे आहार नाल में संपूर्ण पाचन की क्रियाएं होती हैं भोजन को पचाने की। तो उसमें से ये भाग ऐसा होता है जिसमें पाचन नहीं होता है। ये केवल क्या करता है, जो भोजन मुंह में रखा है उसको केवल पेट तक पहुंचाता है, भोजन को पचाने का काम ये बिल्कुल भी नहीं करता है। तो ये जो पॉइंट ब्लैक पेन से मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया है या फिर पूछा जा सकता है आपके। अगला है आमाशय। आमाशय का एक और नाम होता है उदर या पेट। इसी को अपन कह सकते हैं इंग्लिश में स्टोमक। सबसे पहले इसकी लंबाई कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर। जो भोजन की नली होती है उससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होती है। उसके बाद इसका आकार कैसा होता है, कैपिटल जे के समान। इस टाइप से आप लिख सकते हैं इसको, कैपिटल जे के समान इसका क्या होता है, शेप होता है। उसके बाद यहाँ पे होता क्या है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद में लगभग 4 से 5 घंटे तक भोजन हमारे पेट में रुका रहता है। तो प्रश्न एक बार इसमें बना था एग्जाम में कि पाचन तंत्र का वह कौन सा अंग है जहाँ भोजन 4 से 5 घंटे तक ठहरता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आमाशय। अगला बिंदु है कि आमाशय में भोजन की प्रकृति कैसी होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय। कैसी प्रकृति होती है इसकी, अम्लीय प्रकृति होती है। उसके बाद आमाशय में किस चीज का स्त्रावण होता है, स्त्रावण का मतलब होता है चीजों का निकलना। तो आमाशय में निकलता है HCl, जिसे आप कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इस अम्ल का जो pH मान होता है वह कितना होता है, 2 होता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो हमारे पाचन तंत्र के दौरान हमारे पूरे पाचन के अंगों में HCl का स्त्रावण कहाँ होता है, तो आंसर क्या याद रखेंगे हम, आमाशय में होता है। ठीक है, अगला है आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पेट में। पेट के सबसे नीचे वाले हिस्से में ये ग्रंथि क्या होती है, उपस्थित होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि। चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं। आमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, और ये पेट के कौन से हिस्से में होती है, सबसे नीचे वाले हिस्से में। ठीक है, जो क्या करती है, एक विशेष प्रकार के जठर रस को निकालती है। ठीक है, कौन निकालती है, जठर ग्रंथि। और यही ग्रंथि क्या करती है, भोजन को पचाने में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, तो सबसे पहले जठर ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है, तो आंसर क्या होगा, आमाशय। कौन सा रस निकालती है, जठर रस निकालती है। ठीक है, तो जठर रस में मुख्य रूप से क्या होते हैं, 2 प्रकार के विशेष एंजाइम निकलते हैं। और फिर एंजाइम आ गया, फिर से एंजाइम मतलब एक तरह का केमिकल जो भोजन को पचाएगा। सबसे पहला है पेप्सिन एंजाइम। ये क्या करता है, यदि हमारे भोजन में कोई प्रोटीन की मात्रा है तो उस प्रोटीन को ये क्या कर देता है, पचा देता है आसानी से। ठीक है, दूसरा एंजाइम है रेनिन। तो रेनिन एंजाइम क्या करता है, यदि हम दूध का सेवन करते हैं तो उस दूध को पचाकर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। दूध में आपको पता होगा केसीन नाम का एक प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ठीक है, तो इसी प्रोटीन को ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, पचा देता है। तो आज हमने इस क्लास में जाना कि पाचन तंत्र क्या होता है और किस प्रकार से इसके चरण होते हैं। ठीक है, अभी ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही मैं आपको उत्सर्जन वाला भाग पढ़ा दूंगा तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।